नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश भाटी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे आपातकाल के संवैधानिक प्रावधान क्या है। जब बात आती है आपातकाल की और जब बात आती है संवैधानिक प्रावधानों की, दो अलग अलग शब्द हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए, संवैधानिक प्रावधान का मतलब है संविधान में आपातकाल को लेकर के किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार की बातें लिखी गई है। और आपातकाल का मतलब होता है सामान्य काल से हटकर एक ऐसी परिस्थिति जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हो, उसे हम आपातकालीन स्थिति कहकर के पुकारते हैं। जब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता खतरे में हो, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। आप सभी जानते हैं, भारत एक संघात्मक देश है जहां पर केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों के बीच में जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग स्तरों पर दो अलग अलग प्रकार का शासन है। और ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार ज्यादा मनमाना आचरण नहीं कर सकती, लेकिन आपातकाल जब लागू किया जाता है, शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है और ऐसा लगता है कि संपूर्ण व्यवस्था एकात्मक शासन के अंदर परिवर्तित हो चुकी है। भारत ने आपातकालीन प्रावधानों को जर्मनी से ग्रहण किया और इन आपातकालीन प्रावधानों के माध्यम से उन परिस्थितियों से निपटने की सरकार को शक्ति प्रदान की गई जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो। तो हमारी संविधान के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, कब कब इन प्रावधानों में परिवर्तन या संशोधन किया गया है, इन सभी बातों पर चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। देखिए, आपातकालीन प्रावधान जो कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अंदर वर्णित है, अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक का जो पूरा का पूरा ये भाग है वो किसका है? आपातकाल का है। कहां से कहां तक है ये है अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक, ये कंप्लीट जो भाग है वो किसका है? आपातकाल का है। ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बना देते हैं। देखिए, असामान्य स्थिति का अर्थ क्या है? सामान्य काल जबकि सब कुछ ठीक ठाक हो, शांतिपूर्ण स्थिति हो, देश का शासन संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, उसे हम सामान्यकालीन स्थिति कहकर के पुकारते हैं। लेकिन आपातकालीन स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? जब किसी देश का हमारे देश के ऊपर आक्रमण हो जाए, हमारे देश के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह भड़क जाए, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या फिर देश की वित्तीय स्थिति खतरे में पड़ जाए, या देश की साख खतरे में पड़ जाए, तब आपातकाल के प्रावधान किए जाते हैं। तो ये कब कब हो सकता है, कौन कौन से आपातकाल के प्रावधान किन किन परिस्थितियों में किए जा सकते हैं, हम इन सब पर यहां पर चर्चा करेंगे। यहां आप देखेंगे कि संविधान में इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्क संगतता, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आपातकाल के प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए, कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो तर्क होना चाहिए उसके पीछे। बिना कारण, बिना तर्क के किसी भी व्यवस्था को अगर स्थान दे दिया जाए तो उस पर प्रश्न उठ जाता है, सवाल खड़े हो जाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसके पीछे बिल्कुल आवश्यकता थी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इनको सुरक्षित रखना, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बनी रहे, संविधान के अनुसार शासन चलता रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इनको अगर खतरा उत्पन्न करने वाली कोई परिस्थिति आ रही है, उसका सामना करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है। देखिए, यहां पर जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि भारत में जो व्यवस्था है वो है संघात्मक शासन, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कह सकते हैं। संघात्मक शासन अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में भी हमने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। हालांकि हमारे संविधान के अंदर संघात्मक व्यवस्था का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। हमारा संविधान का भाग 1
जो कि बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि भारत, अनुच्छेद 1, भाग 1 नहीं, अनुच्छेद 1 बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक ढांचा है वो संघात्मक जैसा ही है। तो हम सामान्य शब्दों में कहते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। जब संघात्मक शासन होता है तो शक्ति दो जगह पर हमें बटी हुई दिखाई देती है। एक होता है केंद्र और दूसरा होता है राज्य। यानी कि एक शासन कौन चलाएगा? केंद्र सरकार चलाएगी। दूसरा शासन कौन चलाएगा? राज्य सरकार चलाएगी। तो हमारे ऊपर दो प्रकार का शासन होता है, एक केंद्र का शासन होता है, दूसरा राज्य का शासन होता है। यहां आप जैसा कि देख रहे हैं कि जब आपातकाल लागू किया जाता है उस समय केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है। इसका मतलब यह है कि राज्यों की जो शासन करने की शक्ति है वो उनसे छीन ली जाती है और सारी शक्तियां उस समय केंद्र के पास आ जाती है। यह संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना, यहां बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि संविधान में कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई औपचारिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। उसके बिना ही हमारा जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब यह है जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा होगी ऐसा लगने लगेगा कि अब सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास में हैं और हमारे देश का शासन अब संघात्मक नहीं है बल्कि वो एकात्मक शासन में परिवर्तित हो चुका है। राजनीतिक व्यवस्था का सामान्य काल में संघीय से आपातकाल के दौरान एकात्मकता में इस प्रकार परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। देखिए, भारतीय संविधान की यह अनूठी विशेषता इसलिए है कि पूरा एक ढांचा बदल जाएगा, शासन करने की व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। वैसे हम में से कोई नहीं चाहता कि कभी आपातकाल उद्घोषित किया जाए, क्योंकि जब आपातकाल उद्घोषित किया जाता है उस समय न केवल एकात्मक शासन यानी कि केंद्र सरकार सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेती है, हमारे मौलिक अधिकार भी बहुत प्रभावित होते हैं। सामान्य काल में हम जिन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, हम जिन स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं, वो स्वतंत्रता हमारे हाथ से छीन ली जाती है। हमारे ऊपर कई प्रकार के उस समय प्रतिबंध लग जाते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि कभी आपातकाल उद्घोषित नहीं किया जाए। हम सामान्य जीवन में भी तो देखते हैं ना, हमारी इच्छा कभी नहीं होती है कि आपातकाल जैसी स्थिति को भी लागू किया जाए। चलिए, इस संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? जब हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं तो सीधा सा नाम आता है कि भारत का संविधान जो लिखा गया था वो उसके निर्माता हैं। भारत के संविधान निर्माता कौन है? भारत के संविधान निर्माता तो वो हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वयं क्या कहा है इतने बड़े प्रावधान को लेकर के, जो कि आपातकालीन प्रावधान है? वो ये कहते हैं कि अमेरिकी सहित सभी संघीय व्यवस्था को संघवाद के कड़े दायरे में रखा गया है। देखिए, अमेरिका एक ऐसा संघीय देश है जिसका जन्म एक संघात्मक ढांचे के रूप में हुआ था। अमेरिका में जो वर्तमान समय में हमें 50 स्टेट्स दिखाई देते हैं, जिनको हम 50 राज्य कहते हैं, इन 50 राज्यों ने एक साथ में समझौता कर रखा है। उस समझौते के तहत ये सभी एक हैं और इन्होंने केंद्र को एक प्रकार से शक्ति प्रदान कर रखी है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने आप को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, अपने आप को एक शक्तिशाली देश बनाने के उद्देश्य से, अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाए रखने के उद्देश्य से यहाँ ये राज्य एकजुट हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्था में कभी एकात्मक जैसा स्वरूप विकसित हो ये संभव नहीं है। भारत एक अलग प्रकार का संघात्मक देश है जहां पर केंद्र ने राज्यों को शक्तियां प्रदान की है। जो शक्तियों का प्रवाह है वो केंद्र से राज्यों की ओर है। सामान्य काल में भी हमारी जो संघीय व्यवस्था है वहां पर केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है और राज्य सरकार उतनी शक्तिशाली नहीं है। इसी कारण से अमेरिका प्लस अन्य जो संघीय देश हैं वहां पर कभी किसी भी परिस्थिति में एकात्मक शासन जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन भारत ने चूंकि एक अलग प्रकार की संघीय व्यवस्था को अपनाया है, इसलिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर ऐसा जो संघीय स्वरूप है जो कि एकात्मक जैसा प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ अंबेडकर साहब कहते हैं कि अमेरिकी सहित सभी संघीय व्यवस्था को संघवाद के कड़े दायरे में रखा गया, मतलब वहां संघवाद ही रहेगा,
उस कड़े दायरे में रखा गया है। कैसी भी परिस्थिति हो वह अपना रूप और आकार नहीं बदल सकता, चाहे युद्ध हो जाए तो भी वहां पर संघात्मक व्यवस्था बनी रहेगी। यह भी एकात्मक नहीं हो सकता, यानी कि अमेरिका जैसा देश कभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था के तले नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसका कारण मैंने बता दिया आपको कि यहां पर राज्यों ने मिलकर केंद्र को शक्ति दी है और वो कभी नहीं चाहेंगे कि केंद्र शक्तिशाली हो जाए, और भारत में केंद्र के द्वारा राज्यों को शक्तियां सौंपी गई है। दूसरी ओर भारत का संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है। सामान्य काल में संघात्मक, आपातकाल में एकात्मक। असामान्य रूप से इसे एक संघीय प्रणाली के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। जब सामान्य परिस्थितियां रहेगी तो ये कैसे काम करेगा, संघीय प्रणाली के रूप में काम करेगा। लेकिन आपातकाल के समय इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह इस प्रकार काम करे जैसे कि यह एक एकात्मक देश हो। देखिए ठीक ये कुछ वैसा ही हम कह सकते हैं मॉडल है कि मशीन है एक तरह की, जो सामान्य काल में अलग तरीके से बिहेव करती है और आपातकाल में अलग तरीके से बिहेव करती है। हमारी कार जो होती है ना, 4 व्हीलर्स, हम जब उसमें चल रहे होते हैं, अचानक उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, जैसे ही एक्सीडेंट्स के चांस बनते हैं, टकराने के चांस बनते हैं, तो उस समय जो है ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम है कि वहां से उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एयर बैग्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और एयर बैग ओपन होकर के उस एक्सीडेंट के खतरे को घटा देते हैं। तो जिस प्रकार से एक ऑटोमेटिक मशीन में सिस्टम है, हमने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इसी प्रकार से बनाया है, जिससे कि ये जो व्यवस्था है वो ऑटोमेटिकली बदल सके, आवश्यकता के अनुसार इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सके। और इसी कारण से भारत का जो संविधान है बाकी देशों के संविधान से बहुत ही अलग बन जाता है और बहुत ही विशेष बन जाता है। संविधान 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों का हमारे संविधान के अंतर्गत जो है वो उल्लेख है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 क्या कहता है, अनुच्छेद 356 क्या कहता है, अनुच्छेद 360 क्या कहता है। अगर बाहरी आक्रमण यानी कि कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे या हमारे देश के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। इसे हम राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी कहकर के पुकारते हैं, और इसकी उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है, इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा जो आपातकाल है उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इसके लिए जो वर्ड हमारे संविधान में लिखा गया है वो है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं। किसी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब क्या है, संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो पा रहा है, शांति व्यवस्था पूरी तरह से खतरे में पड़ चुकी है, ऐसी स्थिति में भी उस राज्य विशेष में राष्ट्रपति के द्वारा जो शासन लागू किया जाएगा उसे राष्ट्रपति शासन कहा जाएगा, और इसका उल्लेख आर्टिकल 356 यानी कि अनुच्छेद 356 में किया गया है। लोकप्रिय शब्दों में इसे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल कहकर के पुकारा जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, एक तो है राज्य संकट और दूसरा है संवैधानिक संकट, अर्थात संविधान खतरे में है, उस राज्य के अंदर संविधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो पा रहा है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत उल्लेखित है। जब देश की शाख, उसकी क्रेडिबिलिटी को कोई खतरा है, तो ऐसी स्थिति में वहां वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। आज के इस वीडियो में हम तीनों प्रकार के आपातकाल पर चर्चा नहीं करके राष्ट्रीय आपातकाल पर ही विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रकार से उद्घोषित हो सकता है और इसमें किस किस प्रकार के बदलाव भी समय के साथ में किए गए हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत आर्टिकल जो 352 है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है जब भारत या उसके किसी एक हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा उत्पन्न हो गया है। इसको जरा ढंग से समझिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये नहीं है कि पूरा देश कोई किसी देश के आक्रमण की वजह से खतरे में है या सशस्त्र विद्रोह की वजह से पूरे देश में कोई खतरा है। हो सकता है किसी राज्य विशेष में ऐसा खतरा उत्पन्न हो जाए। पाकिस्तान के साथ हमने युद्ध लड़ा,
अब पता चला कि हमारा युद्ध पाकिस्तान से केवल राजस्थान के बॉर्डर पर चल रहा है या कश्मीर के बॉर्डर से चल रहा है, तो प्रभावित एरिया तो केवल राजस्थान और कश्मीर का ही हुआ। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल होगा, नेशनल इमरजेंसी होगी, वो भी हमने मान लीजिए चीन के साथ में युद्ध कर लिया, तो हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है निश्चित रूप से वो या तो कश्मीर का पार्ट होगा या फिर अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे। लेकिन आपातकाल तो फिर भी राष्ट्रीय आपातकाल होगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की वास्तविक घटना से पहले भी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह खतरे का पूर्व अनुभव कर ले या उसे पूर्वानुमान हो जाए। कहते हैं ना कि पहले से अगर आपको पता चल गया है तो आप खतरा उत्पन्न होने से पहले सुरक्षा कर लीजिए। डिफेंस इज द बेस्ट अटैक, मतलब अगर आपने पहले ही डिफेंस को अपना लिया है तो मतलब अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। उल्टा बोल रहा हूं मैं, कहते हैं जनरली अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, यानी कि अटैक करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। वो तो युद्ध जब होगा तो हमें अटैक करना ही है, लेकिन यहां मैं उल्टा इसलिए बोल रहा हूं कि युद्ध होने से पहले अपने आप को डिफेंस करना, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इसी उद्देश्य से पहले भी आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या उसके आसन्न खतरे, यानी कि खतरा होगा, संभावना है, आसन्न का मतलब संभावना है, खतरा हो के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उसके द्वारा पहले से ही उद्घोषणा हो या न हो। ऐसी उद्घोषणा संचालन में हो, इसका मतलब समझिएगा जरा कि पहले से ही कोई आपातकालीन उद्घोषणा चल रही है और उस समय राष्ट्रपति और आपातकाल की उद्घोषणा करे। हो सकता है ये हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया था 1975 में, 1975 में, जब आपातकाल ही चल रहा था। यह आपातकाल के दौरान किया गया संशोधन था जो कि 38वां संविधान संशोधन कहलाता है। आप इसके अंदर देखेंगे कि ऑलरेडी अगर आपातकालीन कंडीशन है तो उसमें भी आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि पहले से बाहरी आक्रमण या युद्ध के कारण आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, लेकिन देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह भड़क रहा है तो एक और आपातकाल उद्घोषित किया जा सकता है जो कि इंटरनल इमरजेंसी कहलाएगी, जो कि आंतरिक आपातकाल कहलाएगा। जब बाहरी आक्रमण या युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर जब सशस्त्र विद्रोह हो, जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल उद्घोषित किया जाता है तो उसे आंतरिक आपातकाल या इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है, भारत पाक युद्ध। अब भारत पाक युद्ध आप सभी जानते हैं कि 1971 में हुआ था, इससे पूर्व 1965 में भी हुआ था, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, दोनों के बीच 1999 में कारगिल वॉर भी लड़ा गया था। भारत और चीन के बीच में युद्ध लड़ा गया था, भारत चीन युद्ध हुआ था और यह युद्ध 1962 में हुआ था, 1962 में। यहां चीन ने भारत पर हमला कर दिया था, हमें आपातकाल की उद्घोषणा करनी पड़ी थी। यहां पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हो गया था 1971 में, तो भी आपातकाल की उद्घोषणा करनी पड़ी थी। लेकिन उसी समय 1975 में एक और आपातकाल उद्घोषित कर दिया गया, यानी कि यह आपातकाल ऑलरेडी चल रहा था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण चल रहा था। अभी उसको समाप्त नहीं किया गया, युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन परिस्थितियां जब तक सामान्य नहीं हो जाती आपातकाल नहीं हटाया जाता है। और उसी समय 1975 में एक ऐसी कंडीशन बनी थी जब इंदिरा गांधी सरकार को आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा करनी पड़ी थी। इस पर हम थोड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा अभी आगे करने वाले हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा इसके केवल एक भाग के लिए पूरे देश पर लागू हो सकती है, यानी कि मान लो किसी एक क्षेत्र विशेष को खतरा है पर वो उद्घोषणा पूरे देश पर लागू की जा सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को सीमित करने में सक्षम बनाया था। देखिए 1976 42वां संविधान संशोधन, इट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी आपातकाल के दौरान किया गया था।
जब 1975 में आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा की गई थी, उस उद्घोषणा के दौरान जब आपातकाल चल रहा था, उस समय 1976 में भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया, एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया। ये जो संशोधन किया गया था, इस संशोधन के दौरान राष्ट्रपति को क्या शक्ति दी गई वो जरा देखिए। हम ये कह सकते हैं कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ही राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई थी, और वो ये थी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा इसके केवल एक भाग के लिए पूरे देश पर लागू हो सकती है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को सीमित करने में सक्षम बनाया था। यानी कि एक छोटा सा एरिया भी अगर प्रभावित है और वहां पर भी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है, तो भी राष्ट्रीय आपात तो पूरे देश पर लागू हो जाएगा, जैसा कि 1975 में हुआ था। 1975 में आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा की गई थी, जब दिल्ली में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन भड़का था, जो कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में था। अभी हम इसकी चर्चा थोड़ी आगे विस्तार पूर्वक कर रहे हैं। मूल रूप से संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट थी। देखिए, आंतरिक गड़बड़ी का मतलब क्या है? क्या आप में से कोई समझ सकता है कि आंतरिक गड़बड़ी शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? आंतरिक गड़बड़ी। अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही इसी शब्द का लाभ उठाते हुए, क्योंकि मूल संविधान के अंदर ये लिखा गया था बाहरी आक्रमण या आंतरिक क्षेत्र में गड़बड़ी हो तो आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है, और यही इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया। आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर 1975 का आपात उद्घोषित किया गया था। 1975 का जो आपातकाल था, जिसे हम आंतरिक आपातकाल कहते हैं, आपातकाल उद्घोषित किया गया था आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर, जिसकी परिभाषा ही अपने आप में अस्पष्ट है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आंतरिक गड़बड़ी के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया। तो इसका मतलब यह है कि आंतरिक गड़बड़ी की कोई परिभाषा नहीं थी, इसलिए इसमें बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, आंतरिक गड़बड़ी को हटा दिया गया। कब? 1978 में 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से आंतरिक गड़बड़ी को हटाकर उसकी जगह एक शब्द लिखा गया, सशस्त्र विद्रोह। इसका मतलब यह है, अब अगर आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा करनी हो तो वो आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर नहीं होगी, बल्कि वो सशस्त्र विद्रोह के नाम पर की जाएगी। सशस्त्र विद्रोह शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना अब संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार या उसके नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा किया गया था। अब जब हम इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की बात करते हैं और आंतरिक आपातकाल की बात करते हैं, तो क्या हुआ था देखिएगा जरा। हम यहां चर्चा कर रहे हैं आंतरिक आपातकाल 1975। यह आंतरिक आपातकाल क्यों उद्घोषित किया गया था, इसके पीछे कारण समझिएगा जरा। उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री, और उस समय फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, इसके खिलाफ एक विद्रोह जन्म लेता है, और ये जो विद्रोह था, ये जो आंदोलन था, जिसे हम जन आंदोलन कहेंगे, जन आंदोलन, ये आंदोलन जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण व मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण व मोरारजी देसाई
के नेतृत्व में हुआ था। और जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के क्या कारण थे, तो हम ये कहेंगे जो कारण थे वो थे उस समय भ्रष्टाचार की बातें चली थी इंदिरा गांधी सरकार पर कि भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और इन सब पर सरकार असफल रही है। सरकार असफल रही है और इन्हीं मांगों को लेकर के ये एक जन आंदोलन भड़का था। और इस जन आंदोलन के दबाव में आकर के 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की उद्घोषणा करवाई गई। आंतरिक आपातकाल उद्घोषित किया गया। उद्घोषित किया गया। ये जो आंतरिक आपातकाल उद्घोषित किया गया था वो इंदिरा गांधी की सरकार ने, उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, इनको कहकर, क्योंकि आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है लेकिन उसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट परामर्श करता है। हमारा संविधान भी ये कहता है कि भाई परामर्श ली जाएगी प्रधानमंत्री से और कैबिनेट से, लेकिन उस समय तो इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट, हम ये कह सकते हैं कि बोलकर, एक तो होता है लिखित में देना, एक होता है वर्बली कहना, बोल करके आपातकाल की उद्घोषणा करवा दी थी। सुबह जब नींद से लोग उठे तब उन्हें पता चला कि वो आपातकाल में जी रहे हैं, यानी कि आपातकाल उद्घोषित हो चुका है। तो ये सारी घटनाएं उस समय की है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आपातकाल जो उद्घोषित किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ये देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का क्या आधार है कि कैबिनेट उसको लिखित में सिफारिश करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपातकाल केवल कैबिनेट की सहमति पर घोषित किया जा सकता है, न कि केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर, जबकि वहां उस समय क्या हुआ था, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर दिया गया था। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना मंत्रिमंडल से बातचीत किए हुए आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी थी। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस संबंध में अकेले प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लेने की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए सुरक्षा की शुरुआत की। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संशोधन कब किया गया था? 1978 में। किसके द्वारा किया गया था? उस समय सत्ता बदल गई थी, जनता पार्टी सरकार थी और जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई थे। उनके द्वारा जो इंदिरा गांधी ने मौखिक रूप से कहकर के आपातकाल की उद्घोषणा करवाई थी, उसे एक सबक लेते हुए कि कहीं प्रधानमंत्री निरंकुश होकर के मनमानी ना कर बैठे और भविष्य में ऐसा ना हो जाए, इसलिए संविधान के अंदर परिवर्तन कर दिया। और जो संशोधन किया गया, संशोधन से यह व्यवस्था की गई कि कैबिनेट जब तक लिखित में प्रस्ताव नहीं, सिफारिश नहीं देगी, कैबिनेट लिखित में सिफारिश करेगा या सुझाव देगा, तभी आपातकाल की उद्घोषणा होगी। ऐसा 1978 में किया गया जब 44वां संविधान संशोधन किया गया। 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक सुरक्षा से मुक्त कर दिया था। किसने? 1975 का जो 38वां संशोधन था, जो इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान यह संशोधन किया था। उस समय पूरे भारत में आपातकाल था, विपक्ष पूरा उस समय जेल में बैठा था, यानी कि विरोध करने वाले कोई नहीं थे। इसलिए सरकार के द्वारा बड़े आराम से 38वां संविधान संशोधन पारित कर दिया गया और जिसमें यह तय किया गया, ये घोषित किया गया कि न्यायपालिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो आपातकाल की समीक्षा करे। यानी कि अगर आपातकाल उद्घोषित हो गया है, न्यायपालिका ये नहीं कह सकती कि आपातकाल सही है अथवा गलत है। इस प्रावधान के बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। वापस बदलाव, जो 38वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिका से यह अधिकार छीना गया था, वो अधिकार उसे वापस लौटाया गया
44वें संविधान संशोधन जो कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जब सत्ता में आई थी तब किया गया था, और इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि न्यायपालिका समीक्षा करेगी, यह न्यायपालिका को अधिकार है। संसदीय स्वीकृति और अवधि। अब इसमें आप ये जानेंगे कि आपातकाल अगर उद्घोषित हो जाता है, इसमें क्या संसद की भी कोई स्वीकृति की आवश्यकता होती है, और अगर आवश्यकता है तो संसद की स्वीकृति कैसे मिलेगी, किस प्रकार से आपातकाल को वापस भी हटाया जा सकता है, तो इन मुद्दों पर यहां हम बातचीत करेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर, यानी कि आपातकाल जब उद्घोषित किया जाएगा उसकी तारीख से 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। विद इन 1 मंथ दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा से यह पारित होना जरूरी है। ये क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार मनमाना आचरण कर रही है, सरकार निरंकुश हो रही है। तो सरकार पर अंकुश लगाने के लिए संसद की स्वीकृति भी अनिवार्य रखी गई है। बहुत गहराई से संवैधानिक प्रावधान किया गया है। मूल रूप से संसद द्वारा अनुमोदन के लिए निर्धारित अवधि 2 महीने की थी। यह भी ध्यान देने वाली बात है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो संसद की स्वीकृति के लिए जो समय तय किया गया था वो 2 महीने था। आप देख सकते हैं कि 2 महीने का समय काफी होता है। 2 महीने में तो बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए इस अवधि को भी घटाना जरूरी था। आप देखेंगे यहां पर 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह अवधि कम कर दी गई, 1 महीने कर दी गई 2 महीने की जगह पर, ताकि ये जो निरंकुश आचरण सरकार अगर अपनाती है तो वो 2 महीने तक ना झेलना पड़े, 1 महीने तक फिर संसद की स्वीकृति जरूरी हो जाएगी उस पर। और संसद की स्वीकृति का मतलब है जनता की स्वीकृति, क्योंकि संसद जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। संसद में जो सत्तारूढ़ दल है उसके साथ साथ विपक्ष भी बैठा है जो कि सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम करता है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, यानी कि उस समय लोकसभा अगर अस्तित्व में नहीं है, लोकसभा अगर भंग हो रखी है, ऐसी स्थिति में अगर आपातकाल की उद्घोषणा होती है, या लोकसभा का विघटन 1 महीने की अवधि के दौरान उद्घोषणा के अनुमोदन के बिना होता है, अगर इस कंडीशन में, तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद, जब लोकसभा का वापस पुनर्गठन होगा उसकी पहली बैठक से 30 दिनों के अंदर अंदर स्वीकृति लेनी जरूरी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपातकाल की उद्घोषणा की गई उस समय लोकसभा भंग हो रखी हो, लोकसभा की कार्यवाही नहीं चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह प्रावधान है कि लोकसभा जब पुनर्गठित होगी, वापस जब लोकसभा का गठन किया जाएगा उसके 30 दिन, लेकिन टाइम पीरियड वही रहेगा 30 डेज, 30 दिन के अंदर लोकसभा की स्वीकृति जरूरी है, बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच में इसे मंजूरी दे दी हो। अब आप सभी जानते हैं कि 2 सदन हैं भारत में, लोकसभा और राज्यसभा। एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। और आप सभी ये भी जानते होंगे कि लोकसभा अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन, जबकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब यह है कि राज्यसभा हमेशा अस्तित्व में रहेगी, लोकसभा भले ही भंग हो सकती हो, तो इस दौरान राज्यसभा से मंजूरी या स्वीकृति लेनी जरूरी है, बशर्ते राज्यसभा ने इस बीच इसे मंजूरी दे दी हो, तभी वो आपातकाल उद्घोषित रह पाएगा। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है, और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य है और अनिश्चित काल तक चल सकता है। 6 महीने के अंतराल में लगातार संसद उस पर स्वीकृति देगी तो आपातकाल कंटिन्यूस रहेगा, और जहां संसद ने यह कह दिया कि आपातकाल को यही समाप्त होना है तो वहां आपातकाल वहीं समाप्त होना जरूरी भी है। तो यहां देखिए कंट्रोल कितना अच्छा किया गया है। अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मान लेते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा कर देते हैं, फिर 1 महीने के अंदर आप परमिशन ले, 1 महीने में अगर परमिशन लेने की कंडीशन नहीं है, लोकसभा भंग है, तो लोकसभा के पुनर्गठित होने का इंतजार करो, क्योंकि दोनों सदनों की स्वीकृति जरूरी है। बट इस दरमियान राज्यसभा उसे परमिशन देगी तभी वो कंटिन्यूस करेगा। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही है, ऐसी स्थिति में दोनों ने कहा कि हम आपातकाल को कंटिन्यूस कर सकते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा जारी रख सकते हैं, तो उसकी अवधि और बढ़ जाएगी 6 महीने के लिए। और अगर कह दिया नहीं, इसे यही समाप्त किया जाना चाहिए, तो वही रोकना पड़ेगा। तो
तो ये एक तरह का कंट्रोल है जहां हमारी कार्यपालिका मनमानी नहीं कर सकती। समय समय पर अनुमोदन के लिए यह प्रावधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। देखिए 1978 का जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने 1975 में वो आपातकाल झेला था जिसकी जरूरत नहीं थी, आंतरिक आपातकाल, और लगभग 18 महीने तक चला था वो। उस समय विपक्ष अंदर ही अंदर एकजुट हुआ, उसने अगला चुनाव लड़ा, इंदिरा गांधी की सरकार पराजित हुई। फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो एक ऐसा संशोधन करना चाहते थे जो कि आपातकाल जैसी परिस्थितियों को बदले, ताकि आपातकाल में मनमाना आचरण ना हो सके। इसलिए जो 44वां संविधान संशोधन 1978 का हुआ था उसमें ये जो यहां प्रावधान देख रहे हैं ये प्रावधान बदले गए थे। यहां आप देखेंगे कि इससे पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद जब तक कार्यपालिका यानी कि कैबिनेट चाहे तब तक संचालन में रह सकता था। देखिए 1978 से पहले आपातकाल कैबिनेट की इच्छा पर निर्भर कर रहा था। एक बार उद्घोषित कर दिया, फिर कैबिनेट जब तक चाहेगी उस आपातकाल को रखेगी। लेकिन 38वां संविधान संशोधन यह प्रावधान करता है कि आपको संसद की स्वीकृति लेनी होगी विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, जो मूल रूप से 2 महीने की थी। बट यहां एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि संसद की स्वीकृति तो मूल रूप से भी थी, वो थी एक बार ले लिया और उसके बाद उसको कंटिन्यूस कर लो। लेकिन जो संशोधन किया गया ना 38वां संविधान संशोधन, वो क्या कहता है? वो कहता है कि आपको हर 6 महीने बाद स्वीकृति लेनी है। हर 6 महीने बाद स्वीकृति लेने का प्रावधान जो कैबिनेट है उसकी मनमानी पर एक तरह का शिकंजा है। यदि लोकसभा का विघटन 6 महीने की अवधि के दौरान आपातकाल को आगे जारी रखने के अनुमोदन के बिना होता है, यानी कि लोकसभा मान लेते हैं 2 महीने के लिए विघटित हो जाती है, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसको विघटित कर दिया जाता है, तो 6 महीने की अवधि के दौरान आपातकाल को आगे जारी रखने के अनुमोदन के बिना अगर उसने पहले ही विघटन हो गया है तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर, वही जो ऊपर बताया था, 1 महीने के अंदर स्वीकृति लेनी होगी, बशर्ते कि राज्यसभा मध्य समय ने इसकी निरंतरता को मंजूरी दी है। इसका मतलब इसकी निरंतरता फिर भी तब रहेगी जब राज्यसभा की स्वीकृति मिले। तो बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया है आपातकाल पर। आपातकाल के दौरान हम जो मनमानी देखते हैं कि 1975 के दौरान हुई थी, आंतरिक आपातकाल के दौरान ऐसा कुछ नहीं हो सके, इसलिए यह भी प्रावधान कर दिया गया कि अगर लोकसभा की परमिशन मिले बिना लोकसभा विघटित हो गई, अब लोकसभा वापस गठित तो होगी, तो वापस गठित होने के बाद आप 30 दिनों के अंदर अंदर उससे स्वीकृति ले लीजिए अगर आपातकाल को लगातार जारी रखना है तो। और इस दौरान भी राज्यसभा तो चूंकि ऑलरेडी चल रही है, वो तो विघटित नहीं हुई, वो तो होती भी नहीं है, वो तो स्थायी सदन है, तो आपको उससे तो परमिशन लेनी ही होगी। ये आपातकाल के दौरान जो प्रावधान है वो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। यहां आप देखेंगे कि आपातकाल की उद्घोषणा या उसके जारी रहने का अनुमोदन करने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यह जरा समझिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपातकाल की उद्घोषणा, जो उद्घोषणा की गई है आपातकाल की, या उसके जारी रहने का जो अनुमोदन है, करने वाली प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। देखिए विशेष बहुमत क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब यह है दोनों सदन, यानी कि पहले हम लेते हैं लोकसभा को, यह विशेष बहुमत दोनों सदन का है, लोकसभा व राज्यसभा। अब पहले लोकसभा को ले लीजिए, तो उपस्थित कुल सदस्य संख्या जो लोकसभा की है, कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक की स्वीकृति जरूरी है, मस्ट है। ये क्या है? पहली आवश्यकता है, ये तो मस्ट है भाई, जरूरी है, आधे से अधिक उस पर स्वीकृति दे। और दूसरा, जो उपस्थित हैं लोकसभा के सदस्य, उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले, मतदान में भाग लेने वाले
जो सदस्य हैं, मतदान में भाग लेने वाले सदस्य, उसका चाहिए 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। अब मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि 500 सदस्य उपस्थित हैं, तो 500 सदस्यों का 2/3 बहुमत कितना बनेगा? लगभग 333 सदस्य बन जाएगा। और आधे से अधिक तो लगभग 270-72 के आसपास, 72 से ऊपर आधे से अधिक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 333 सदस्य जो है ना, उनकी स्वीकृति जरूरी है, क्योंकि 2/3 की बात कर रहे हैं। 500 सदस्य उपस्थित हैं, 500 का 2/3 कितना बनता है? 500 × 2 बराबर 1000, 1000 में 3 का भाग लगाया, 333.33, यानी कि लगभग 333 सदस्यों की स्वीकृति उस पर चाहिए। तो उसमें 333 सदस्य जब तक स्वीकृति नहीं देंगे तब तक हम कंटिन्यूस नहीं कर सकते। मतलब संविधान तब तक जो है, हमने जो आपातकाल का उस समय उद्घोषणा की है वो जारी नहीं रह सकता। यह विशेष बहुमत प्रावधान भी 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। पहले इस तरह के प्रस्ताव को संसद के साधारण बहुमत से ही पारित कर दिया जाता था। आधे से अधिक सदस्य अगर उस पर अनुमति दे दे तो वो कंटिन्यूस हो जाता था। लेकिन यहां पर देखिए विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि आपातकाल को जितना कठोर बनाया गया ना, आपातकाल के प्रावधान को जितना कठोर बनाया गया है, उसमें 38वें संविधान संशोधन की 44वें संविधान संशोधन की भूमिका जो 1978 में हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है। अब देखिए उद्घोषणा का निरसन कैसे किया जा सकता है। निरसन का मतलब होता है उद्घोषणा को समाप्त कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी कड़े प्रावधान है। देख सकते हैं आप, आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। उद्घोषणा का निरसन किस प्रकार से किया जा सकता है, उद्घोषणा को समाप्त कैसे किया जा सकता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बाद की उद्घोषणा द्वारा रद्द की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति उस घोषणा को जारी करता है और राष्ट्रपति उसको रद्द भी कर सकता है, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है तो क्या ये जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति को फिर निरंकुश तो नहीं बना रहा है? नहीं बना रहा है, क्योंकि उद्घोषणा समाप्त करनी है। समाप्त करने का मतलब जनहित में निर्णय है। ये समाप्त अगर जल्दी करे तो अच्छा है, बुरा क्या है, लंबा चलाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की निरंकुशता देखती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो संसद की स्वीकृति ले। यदि लोकसभा आपातकाल को समाप्त करने का एक प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति को इस आपातकाल को समाप्त करना होगा। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, 4 महीने हुए आपातकाल को जारी किए हुए। लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके कह दिया कि आपातकाल को खत्म किया जाए, तो अब राष्ट्रपति कंटिन्यूस नहीं कर सकता। राष्ट्रपति वहां आपातकाल को निरंतर आगे नहीं बढ़ा सकता, वहां आपातकाल को समाप्त करना होगा। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पेश की गई संशोधन से पहले इस उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा स्वयं रद्द किया जा सकता था और इस संबंध में लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं था। यह इंपॉर्टेंट है। 1978 से पहले लोकसभा का कोई नियंत्रण नहीं था, राष्ट्रपति ही समाप्त कर सकता था। 1978 में एक बार फिर देखिए प्रावधान कितना कठोर कर दिया गया कि अगर राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल उद्घोषित है उसे जो अभी लगातार चल रहा है उसे समय से पहले ही, मतलब आज उद्घोषणा की गई 2 महीने हुए हैं, अभी तो 3 महीने हुए हैं और लगता है कि इसी समय आपातकाल को रोक देना चाहिए, तो वो संसद की स्वीकृति से पहले भी रोका जा सकता है, उसे निरसित करवाया जा सकता है। 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जहां लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, 1/10, 10वां भाग अध्यक्ष को या सदन का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को, सदन चल रहा है तो अध्यक्ष को देगा और नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को देगा। एक लिखित नोटिस देता है तो लोकसभा की एक विशेष बैठक उद्घोषणा को जारी करने के लिए उद्घोषणा जारी रखने को अस्वीकार करने वाले संकल्प पर विचार करने के उद्देश्य सदन को 14 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना जरूरी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रावधान है। यहां यह प्रावधान है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 545 है। अब हम कहते हैं 10वां भाग, 10वां भाग, तो 10वां भाग कितना होगा, आप 1/10 करेंगे तो लगभग आएंगे 55 सदस्य। अब 55 सदस्य जो है, अगर लोकसभा चल रही है, अगर लोकसभा
चल रही है तो उस समय तो किसको दे देंगे? अध्यक्ष को। और अगर नहीं चल रही है तो ये 55 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को भी क्या कर सकते हैं? एक प्रस्ताव दे सकते हैं और ये कह सकते हैं, यहां जरा रिपीट कर रहा हूं, वापस चेक कीजिएगा, कि 10वां हिस्सा अध्यक्ष को या सदन का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस देता है। मान लेते हैं कि भाई सदन नहीं चल रहा है और उस समय जो है सरकार चाहती है कि आपातकाल लगातार रहे। यहां राष्ट्रपति की इच्छा काम नहीं कर रही है, यहां काम कर रही है प्रधानमंत्री और कैबिनेट की इच्छा, क्योंकि राष्ट्रपति तो केवल उद्घोषणा करता है, वास्तव में उद्घोषणा तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा करवाई जाती है। अब प्रधानमंत्री कैबिनेट इसको कंटिन्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन विपक्ष की इच्छा है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये देश के साथ अन्याय है, आपातकाल की जरूरत नहीं है। तो मात्र 55 सदस्य मिलकर के भी राष्ट्रपति को एक लिखित में प्रस्ताव दे सकते हैं, एक नोटिस दे सकते हैं। तो लोकसभा की एक विशेष बैठक उद्घोषणा को जारी रखने को अस्वीकार करने वाले संकल्प पर विचार करने के उद्देश्य से सदन को 14 दिनों के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। मतलब सदन को बुलाना जरूरी हो जाता है। जैसे ही नोटिस जाएगा 14 दिन के भीतर सदन को बुलाओ, सदन को बुलाकर सदन के अंदर प्रस्ताव रखो कि हम लोकसभा की बैठक बुला करके और ये जो कंटिन्यूस चल रहा है आपातकाल उसे समाप्त करवाना चाहते हैं। अस्वीकृति का संकल्प निम्नलिखित 2 मामलों में उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन से भिन्न है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए किसमें? अस्वीकृति का जो संकल्प है वो 2 मामलों में उद्घोषणा को जारी रखने के अनुमोदन से भिन्न है। जारी कैसे रखी जा सकती है और उसको कैसे रोकना है जारी रखने को? तो ये देखिए, पहले को केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। किसको? अस्वीकृति को। यानी कि आप चाहते हैं कि भाई आपकी आपातकाल जो है वो कंटिन्यूस रहे, उस पर आप अस्वीकृत हैं, तो लोकसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। दूसरा ज्यादा टफ है, दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है कि साहब आप खत्म करना चाह रहे हैं जो आपातकाल उद्घोषित है, उस आपातकाल को आप अगर कंटिन्यूस करवाना चाह रहे हैं, खत्म नहीं कंटिन्यूस करवाना चाह रहे हैं, तो क्या चाहिए? तो चाहिए आपको विशेष बहुमत। अभी जो मैंने आपको विशेष बहुमत समझाया। और अगर आप खत्म करवाना चाह रहे हैं आपातकाल को तो विशेष बहुमत की आवश्यकता ही नहीं है। पहले को केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए, जबकि दूसरे को सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। पहले को केवल साधारण बहुमत से, यहां दोनों सदन की आवश्यकता है। यहां पहले का मतलब और दूसरे का मतलब आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। अगर मैं यहां पर प्रथम और द्वितीय की बात कर रहा हूं तो क्या मतलब है यहां पर, इसका मतलब समझ लीजिए जरा। यहां प्रथम और द्वितीय का मतलब क्या है? आपातकाल जारी रखना, आपातकाल को जारी रखना और आपातकाल को समाप्त करना, आपातकाल समाप्त करना। तो यहां जारी रखने के लिए टफ प्रोसेस रखी गई है। कैसे? दोनों सदन यानी कि लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा स्वीकृति चाहिए। दोनों सदन के द्वारा स्वीकृति का मतलब भी अपने आप में टफ हो गया। और अगर आप उसको समाप्त करवाना चाहते हैं तो केवल किसकी स्वीकृति चाहिए? केवल किसका अनुमोदन चाहिए? इसमें अनुमोदन चाहिए लोकसभा का, मात्र लोकसभा का। दूसरा आप देखिए कि यहां अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो विशेष बहुमत चाहिए, जो कि कठोर बना देता है। यहां विशेष बहुमत चाहिए। और यहां पर अगर आप इसे समाप्त करना चाहते हैं तो साधारण बहुमत की आवश्यकता है, साधारण बहुमत। तो यहां हमने किस प्रकार से आपातकाल उद्घोषित किया जाता है, आपातकाल को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, आपातकाल के लिए समय समय पर संविधान में कौन से संशोधन किए गए हैं, यह जानने की कोशिश की। हमने इस दरमियान यह भी देखा कि 1975 का आपातकाल किस परिस्थिति में लागू किया गया था, जिसे हम आंतरिक आपातकाल कहकर पुकारते हैं। और बाहरी आक्रमण के समय जो भारत चीन युद्ध के समय हुआ था, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था, तो 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित किए गए हैं।
आपातकाल को लेकर के जनता पार्टी की सरकार ने जाकर के जो संशोधन किया वो इस दृष्टिकोण से किया कि कहीं प्रधानमंत्री और कैबिनेट मनमानी न कर बैठे और आपातकाल के माध्यम से देश को नुकसान न हो, उनकी निरंकुशता इसका लाभ न उठाए, इसलिए इस प्रकार के संशोधन भी किए गए। आपातकाल को किस प्रकार से वापस समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है, उन पर भी हमने चर्चा की। और अभी हम आने वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि राज्य में जो आपातकाल उद्घोषित किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो क्या है, वित्तीय संकट क्या है, उसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान है। तो एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी, लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।